भाई हमें सारे फ्यूल मिलने चाहिए, E10 भी मिलना चाहिए, नॉर्मल पेट्रोल भी मिलना चाहिए, E20 भी मिलना चाहिए, फ्लेक्स फ्यूल आ रहा है। दोस्तों, इथेनॉल की वजह से अगर आप कार खरीदने को लेकर काफी कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके काफी काम में आने वाली है। मेरी E20 और E27 वीडियोस के ऊपर लोगों के काफी सारे कमेंट आए जहां उनको काफी सारी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। ये काफी सारे मैसेज है जिनको आप जूम करके देख सकते हैं या किसी बड़ी स्क्रीन में भी आप इसे देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे माइलेज के कंसर्न है, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के कंसर्न है, काफी सारे मेंटेनेंस के कंसर्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह के मैसेजेस हैं और हमारे ये भाई तो अच्छे दिन का वेट कर रहे हैं और इसी तरह के सैकड़ों मैसेजेस मेरे पास आए। यूं तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर कर दिया, लेकिन इस पूरी कंफ्यूजन को डिटेल में एड्रेस करना तो बनता ही है ताकि हम सब एक बेहतर डिसीजन ले पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेशोफिक्स ऑटो की और टेक सीरीज, जहां आज हम इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल आपके बाइंग डिसीजन को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं इसको लेकर डीप डाइव करने वाले हैं। आज हम आने वाली कुछ कार की उनके फ्यूल के हिसाब से इंजन ऑप्शंस को समझेंगे, उसके पीछे की रीजनिंग को समझेंगे कि कौन सा इंजन लेना चाहिए, किस इंजन से बचना चाहिए, कौन सा ऑप्शन फायदे या घाटे का सौदा हो सकता है, क्या फिलहाल के लिए हमें कार परचेज को होल्ड पे डाल देना चाहिए, लेकिन अगर अर्जेंट है तो किस ऑप्शन में जाना चाहिए, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इस अनरेस्ट के बीच में कौन सी कार आपके यूज के हिसाब से ज्यादा सुटेबल हो सकती है। और इन सभी बातों को हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। बस आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहें, आप सबका साथ जरूरी है। पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक अजीब सी उथल पुथल है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, मेरी या किसी और की बात मानकर किसी पर्टिकुलर कार को लेने का डिसीजन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मेरी बात मानो या ना मानो, आज की डेट में जो भी अनरेस्ट है E27 उसका सिर्फ एक फैक्टर है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स असल में ऐसे हैं जिनके बारे में आपको और जानना चाहिए। और अगर आप उन सब फैक्टर्स को ज्यादा अच्छे से जानते हो तो आप अपने आप से एक बहुत बेहतरीन डिसीजन ले सकते हो, और मैं सिर्फ आपके डिसीजन को और आसान बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। और आपके बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर आपसे अच्छा डिसीजन नहीं कर सकता। इसलिए आप जल्दबाजी में और सिर्फ डिस्काउंट के चलते कोई डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन लेने से पहले उन सभी फैक्टर्स को अच्छे से समझ लीजिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। आप लोग जानते हो आजकल सरकार फ्लेक्स फ्यूल को लेकर बहुत एग्रेसिव ड्राइविंग कर रही है, और एग्रेसिव मोड में एक रैश ड्राइविंग ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नजर हटी और दुर्घटना घटी। जुलाई 2025 के एक लेटेस्ट अपडेट ने पूरी ऑटो इंडस्ट्री में एक बेचैनी का माहौल बना दिया, जिसका एक बहुत बड़ा कारण ये E27 फ्यूल है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसपे काफी सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पुश। अब यहाँ जो पुश वर्ड है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ये जो E27 वाली स्टेटमेंट है और जो फ्लेक्स फ्यूल वाली स्टेटमेंट है, इन दोनों को हमें अलग अलग समझना होगा। जैसे कि कुछ कार E20 कंप्लायंट है, उसी तरह से कुछ कार्स E27 कंप्लायंट भी आ सकती हैं। लेकिन फ्लेक्स फ्यूल का मतलब कुछ और है। फ्लेक्स फ्यूल के केस में आप एक ही इंजन में चाहे प्योर गैसोलीन यूज करो या फिर गैसोलीन इथेनॉल का मिश्रण यूज कर लो, जिसकी अलग अलग परसेंटेज हो सकती है। और ऐसी कार जिसमें इस तरह के इंजन होते हैं उनको FFV कहा जाता है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। और कुछ इसी तरह की बात हमें वो बिजनेस चैनल का आर्टिकल भी बता रहा है। गडकरी noted that 11 automobile manufacturers have already developed vehicles with flex fuel, यानी कि इस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। और न्यू बायर्स के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बायर चाहता है कम से कम 10 से 15 साल उस कार को रखे। अगर आप बोलोगे तो फ्लेक्स फ्यूल की जो इंजन टेक्नोलॉजी होती है वो कैसे काम करती है, वो इंजन कैसे काम करता है, उसकी डीप डाइव पर मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर इसी वीक में मुझे 100 से ऊपर कमेंट मिल जाते हैं कि इसकी वीडियो बनानी चाहिए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं नेक्स्ट सैटरडे को आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। अदरवाइज उस वीडियो को मैं आराम से बाद में बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 20 टॉपिक लाइंड अप हैं। अब मान लीजिए आप आज की डेट में कोई भी कार ले लेते हैं और पता लगता है कि 2 साल में मार्केट बिल्कुल चेंज हो गई। जिस तरह की गाड़ी आपने ली है उस तरह की गाड़ियां तो अब आने वाले टाइम में मेंटेन होना भी मुश्किल हो जाएगा, तो आप पछताएंगे ना। तो इसको समझने के लिए हम टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल पे नजर डालेंगे। ऑटोमेकर एक्सेलरेट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल डेवलपमेंट अहेड ऑफ CAF रूल्स, अपकमिंग CAF 3 फ्रेमवर्क। काफी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी इस फ्लेक्स फ्यूल पे असल में काम भी कर रहे हैं। Gadkari's recent remark that new corporate average fuel efficiency CAF balance both electric and flex fuel engines. E27 भूल जाओ, सबसे ज्यादा जोर फ्लेक्स फ्यूल और ईवी के ऊपर है, क्योंकि जब हर 2-3 साल में ये सब चीजें चेंज होती रहेंगी, आप कभी E10 से परेशान होंगे, कभी E20 से परेशान होंगे, फिर E27 से परेशान होंगे, और ये असल में पैरेलल में चल रहा है। लेकिन साथ साथ में वो जो फ्लेक्स फ्यूल वाले व्हीकल्स हैं और ईवी हैं उनको बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा है। मैंने कहा था ना पुश ध्यान रखना, अभी आपको पुश के बहुत सारे और मायने समझ में आएंगे आगे।
अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, दिस मीन्स द न्यू कैफ 3 फ्रेमवर्क 2027 से कैफ 3 आ जाएगा। अभी हम कैफ 1, 2, 3 इन तीनों की बात करेंगे और यहाँ पर एक फ्लेक्स फ्यूल की डेफिनेशन भी दे रखी है जिसमें G100 से लेकर E20 के बीच में कुछ नहीं मिलने वाला, यानी कि 20% इथेनॉल न्यू नॉर्मल। आप यहाँ पर देख रहे हो कि E27 का जो मैसेज है अपने आप में एक ऐसा टाइम बॉम्ब है कि हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं ये बात आती है, यार कम से कम E20 तो दे दो। अब बहुत सारे लोग E10 की तो खुलकर बात ही नहीं कर रहे। भाई हमें सारे फ्यूल मिलने चाहिए, E10 भी मिलना चाहिए, नॉर्मल पेट्रोल भी मिलना चाहिए, E20 भी मिलना चाहिए, फ्लेक्स फ्यूल आ रहा है, मोस्ट वेलकम, बट इस कीमत पे नहीं कि आप सारी की सारी गाड़ियों को लॉन्ग टर्म में चलने लायक ना छोड़ो। कई बार हम लोगों को कैफ और BS6 या यूरो 6 नॉर्म इन सब टेक्नोलॉजी में काफी कंफ्यूजन होती है, तो चलिए पहले उसको दूर करते हैं। कैफ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए आपको मालूम है BS6 फेज 2 में ये डीजल की कुछ मैक्सिमम वैल्यूज हैं और ये कुछ वैल्यूज पेट्रोल के लिए हैं। पार्टिकुलेट मैटर TGDI के केस में एप्लीकेबल होता है और ये मेनली हाइड्रोकार्बन्स के लिए है, यानी कि ये आपकी कार से सीधा निकलने वाला पॉल्यूशन है। लेकिन जो कैफ है वो ये बात नहीं करता। इस पूरे में आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिख रहा होगा और कैफ असल में उसी कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को एड्रेस करता है। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, और ये पूरी ऑटो इंडस्ट्री पे कंसंट्रेट करता है, ये एक इंडिविजुअल व्हीकल की बात नहीं करता। तो इसके सीधे सीधे दो मकसद हैं कि गाड़ियों में फ्यूल कंजप्शन को कम करना और दूसरा कार्बन एमिशन को कम से कम करना, जिससे कि जो ग्रीन हाउस एमिशंस हैं वो कम हो जाए। मोटे मोटे तौर पे मान लीजिए अगर कोई मैन्युफैक्चरर आज की डेट में बहुत सारी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बना रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा एमिशन या कम एवरेज वाली कार्स को बना रहा है। और मान लीजिए वही मैन्युफैक्चरर अगर 50% EVs और हाइब्रिड कार बनाना शुरू कर दे, यानी कि वो जो कैफ के नॉर्म्स हैं वो उससे इजीली कंप्लाइंट हो जाएगा। और अगर कोई मैन्युफैक्चरर उससे कंप्लाइंट नहीं होता तो हो सकता है पर व्हीकल के हिसाब से उसके ऊपर 25,000, 50,000 या उससे भी ज्यादा पेनल्टी लग सकती है। और मेजर बात यहाँ पर यह है कि हम लोगों ने BS6 यूरोप से उठाया और कैफ US से उठाया, उन दोनों को मिक्स किया और एक रेसिपी बना डाली। इन सबको फॉलो करने में कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज एक डिसेंट टाइम फ्रेम दिया जाए ताकि लोग एकोमोडेट कर पाए। अगर लोगों की हार्ड मनी को रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा और उनको कुछ सालों में ही गाड़ियां चेंज करनी पड़ेंगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कि जो कैफ नॉर्म्स हैं वो ग्लोबल ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी कि ये एक यूनिवर्सल मैंडेट नहीं है। बजाय दुनिया को फॉलो करने के हमें कुछ अपने सिस्टम बनाने चाहिए जो हमारे अपने इकोसिस्टम के हिसाब से, हमारे अपने लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा कंप्लाइंट हो, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। अब मैं यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ जो हम सभी को समझनी चाहिए। पूरी यूरोपियन मार्केट को BS4 से BS6 में ट्रांजिशन होने में करीबन 6 से 9 साल तक का टाइम लगा था। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं उसके ट्रांजिशन पीरियड की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि BS4 या BS6 कब आया था। तो सबसे पहले हमें ट्रांजिशन पीरियड को समझना होगा। मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं और थोड़ी देर के लिए मैं नितिन गडकरी बन जाता हूँ। नहीं, मैं नितिन गडकरी तो नहीं बनूंगा। मान लीजिए मैं उनके पास छोटा सा एम्प्लॉय हूँ, PS2 नितिन गडकरी साहब मुझे कुछ बोलते हैं और मैं वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनी के पास पहुंचता हूँ। वो जो साल है मान लीजिए 2017 है और 2017 को मैं ये बोलता हूँ कि आप सभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को 2020 तक BS6 कंप्लाइंट हो जाना है, यानी कि जिस टाइम मैं उनके लिए मैंडेट बनाता हूँ तब से लेकर जब वो कंप्लाइंट हो जाएंगे तब तक के पीरियड को एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है। और ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, ये बहुत क्रूशियल होता है। आप जितना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उस ट्रांजिशन पीरियड के लिए पुश करोगे उतना ज्यादा पुश जनता पर आएगा। वो ऑटोमोबाइल कंपनी बोलेगी यार ये तो बहुत जल्दी है, इतने टाइम में हम नहीं कर सकते, हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी पड़ेगी, हमें बहुत सारे नए डिवाइसेस लाने होंगे, हमें कार में बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, उसके R&D के लिए हमें टाइम चाहिए। अगर रेडीमेड फॉर्मूला यूज करेंगे तो कार की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक्सपेडाइट करने का जो खर्चा होता है ना, वो हो सकता है उसको दुगना बना दे। तो अल्टीमेटली वो जो पुश है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर वो कहाँ आएगा? भाई हम लोगों के ऊपर आएगा। लेकिन हिंदुस्तान में ये जो ट्रांजिशन है करीबन 3 से 3.5 साल के बीच में हुआ था, या मैक्सिमम 4 साल बोल लीजिए। हम लोगों को यूरोप से भी कम टाइम मिला उस ट्रांजिशन में जाने का। तो भाई आप देख रहे हैं ना, आपको पुश, वो जो पुश है वो कहाँ तक काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन फैक्टर्स को अगर दिमाग में आप रखेंगे तो एक सही कार का डिसीजन ले सकते हो, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक डिसीजन हो सकता है और फ्यूचर के लिए एक सेफ डिसीजन हो सकता है। देखिए जो कैफ नॉर्म था, जो कैफ 1 था, इंडिया में पहली बार अप्रैल 2017 को इंप्लीमेंट किया, जिसका एवरेज कॉर्पोरेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन
130 ग्राम पर किलोमीटर था। 2022 में कैफ 2 आया जिसमें एमिशन नॉर्म 113 का था और अब 2027 में कैफ 3 इंप्लीमेंट होने वाला है। E27 तो एक टेम्पररी पैरामीटर है अगले 2 साल में। 2 साल के बाद इस कंट्री में क्या होने वाला है ये आपको पता लगता है इससे। मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इतनी जल्दी E10, E20, E27, E30 क्यों आने वाले हैं। अब इस सब के चलते ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के पास और हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि अपकमिंग कैफ आने से सारे के सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक कार्स, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल जैसी ऑप्शन में कूदने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनको बिजनेस करना है और उनको प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है। और उस प्रॉफिटेबल बिजनेस को करने के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है उनके सर्वाइवल का है। आप चाहे ऑटोमोबाइल कंपनी को कितनी भी गालियां दे लो, लेकिन ये एक ग्राउंड फैक्ट है, क्योंकि वो सारी की सारी कंपनी बिजनेस करने के लिए बैठी है यार, और वो सर्वाइव भी उसी बिजनेस से करेंगी। तो इसी चीज को दिखाने के लिए मैं जल्दी से आपको उसी आर्टिकल की 2 लाइन और पढ़वाऊंगा, उसके बाद हम ऑप्शन पे जल्दी से जंप कर जाएंगे। और इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं आपको, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के जो इंजन होते हैं वो 40 और 50% तक ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, लेकिन अगर आप एक G100 इंजन को आप E100 बना दोगे तो वहां पर लॉस ऑफ एफिशिएंसी तो होना ही होना। हमारे केस में हम E20 से E27 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी लॉस होगा, और इसको कंपनसेट करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यूज करने वाले हैं, यानी कि जितनी एवरेज बढ़ी थी करीबन हम उतनी दोबारा से घटाने वाले हैं। इसीलिए इस कंपनसेट वर्ड को यहाँ पर यूज किया गया है। अब यहाँ पर गडकरी साहब क्या बोलते हैं, देखिए, क्योंकि एक मीटिंग सियाम के साथ हुई थी। ऑटो मेकर्स टू लुक इनटू वेज ऑफ मेकिंग दीज फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स मोर एक्सेप्टेबल टू पब्लिक, ब्राजील का उदाहरण देते हुए। और इसी के चलते आपने ऑटो एक्सपो 2025 में डिफरेंट कार मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सारी फ्लेक्स फ्यूल की कार के साथ भी देखा होगा, जो कि 85 से 100% इथेनॉल पे चल सकती है। इथेनॉल सस्ता होता है, इट डिलीवर्स लेस एफिशिएंसी, माइलेज बाय 30% देन प्योर पेट्रोल। तो होपफुली यहाँ तक आपने काफी सारी चीजों को समझा होगा। मैंने कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इसी के चलते अगर हम मोटे मोटे तौर पर सोचें, गडकरी साहब ने बोल दिया ऑटोमोबाइल कंपनीज को कि भैया आप कैफ 3 से कंप्लायंट हो जाओ, नहीं हुए तो बहुत हैवी पेनल्टीज लगेंगी। तो वो सारी ऑटोमोबाइल कंपनी बहुत सारी ऑप्शंस के बारे में सोचने लग जाएंगी और सोच भी रही हैं, लेकिन जब वो सारी ऑप्शन हमारे सामने आएंगी तो वो बहुत महंगी होने वाली है। यानी कि कोई भी कार, आप हैरान मत होना अगर 2030 तक हर कार की जो कीमतें हैं वो करीबन 50% तक भी बढ़ जाए। मतलब मेरी स्पेकुलेशन है, मैं गलत हो सकता हूँ। जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके पास क्या ऑप्शन बच जाते हैं? पहला ऑप्शन है जो उनके एग्जिस्टिंग इंजन है वो उनको और ज्यादा स्क्वीज करना शुरू कर दे और छोटे से छोटा इंजन बनाए, और फिर सभी आके बोलेंगे यार हमें पावर नहीं मिल रही, मजा नहीं आ रहा गाड़ी चल, पहाड़ पे चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, लोड उठाएगी नहीं उठाएगी। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। और ये इस वीडियो का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो महंगी कार लेने वाले हैं वो 6 सिलेंडर से 4 सिलेंडर पे आ जाएंगे, चाहे वो पेट्रोल चाहे डीजल हो। 4 वाले 3 पर आ जाएंगे, और हो सकता है 3 वाले 2 पर भी आ जाएं, जैसे टाटा नैनो थी। लेकिन अब जो वो सिंगल सिलेंडर की बाइक या स्कूटी है उसके साथ क्या होने वाला है, उसको कितना रिड्यूस करोगे? अगर आप लोगों को एक इमीडिएटली कार चाहिए तो आप इन ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हो, इनको ले सकते हो। ऑप्शन 2, मोर सीएनजी इंजन्स। आपने देखा होगा ये सीएनजी इंजन आजकल बहुत बिक रहे हैं। इस E20 फ्यूल की वजह से बहुत सारे लोग अपनी कार में सीएनजी किट लगाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप सिटी में चलाते हो या बहुत शॉर्ट ट्रिप पे जाते हो तो आप सीएनजी कार में जा सकते हो। अब ये ऑप्शन 3, क्योंकि अगर E27 आ जाता है तो हो सकता है इससे कंपैटिबल कार्स भी आए। अगर आपको किसी और ऑप्शन में नहीं जाना और वेट कर सकते हो तो जब ये वाले इंजन आ जाएं तो बेटर है आप उसको खरीदेगा। शायद E20 से तो ज्यादा फ्यूचर सेफ होंगे। 4th ऑप्शन है हाइब्रिड कार्स। मारुति की ग्रैंड विटारा, इन्विक्टो, टोयोटा की हाई राइडर, हाई क्रॉस, होंडा सिटी, EH-EV, MG हेक्टर प्लस, आने वाली ब्रिजा, फ्रॉन्क्स, ये सभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स हैं। और इन सब का भी जो लॉन्च है वो डिले हो सकता है E27 के चलते। हाइब्रिड कार का सीधा सीधा मतलब उसमें एक इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है और एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है EV की तरह। ये दोनों मिलकर उस कार को चलाते हैं, और ये जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है ये उसी तरह से E20 या फ्यूचर में E27 कंप्लायंट हो सकता है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और करीबन 50% ज्यादा अच्छी एवरेज देती हैं। और 5वां ऑप्शन है फ्लेक्स फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड कार्स, यानी कि उसमें जो इंजन है, ये जो IC इंजन है, ये असल में एक FFV इंजन होगा, यानी कि एथेनॉल का वर्चुअली कोई भी ब्लेंड उसमें
काम कर जाएगा E0 से लेकर E100 तक, और साथ साथ में उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होगी जो दोनों साथ मिलकर काम करेंगी। जो FFV इंजन है तो उसकी कुछ एवरेज नॉर्मल हाइब्रिड से ज्यादा हो सकती है। टाइम विल टेल। अगला ऑप्शन है मेकिंग प्योर फ्लेक्स फ्यूल बेस्ड कार्स। जैसे कि आपने ऑटो एक्सपो 25 में देखा होगा, वहां पर टाटा की पंच, महिंद्रा 3XO, टोयोटा की ऑल्टिस, हुंडई क्रेटा और टोयोटा की हाई क्रॉस, ये बहुत सारे ऑप्शंस फ्लेक्स फ्यूल बेस्ड थे। यानी कि मिनिस्ट्री ने इनकी जो ट्यूनिंग है वो पहले से कर रखी है कि भैया 2027 तक कैफ 3 आ जाएगा, आप सबके सब भैया प्रिपेयर रहो। तो अगर आपको कार लेने की कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है और आराम से आप 3 से 4 साल तक वेट कर सकते हो सकता है आपको 2 साल में ही सारी ऑप्शन मिलनी शुरू हो जाए, तो बेटर है अभी कोई दूसरी कार मत लो। मैं बता दूं ये कार्स बहुत महंगी होने वाली हैं। ऑप्शन 7 इलेक्ट्रिक कार। भैया अगर आप आज की डेट में इलेक्ट्रिक कार लेते हो तो सीधा सीधा मैं बता दूं आप चाइना को हेल्प कर रहे हो। शायद ये गलत नहीं होगा कि 80 to 90% जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक कार्स की, जितनी भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, चाहे उसकी कोई मोटर हो गई, चाहे उसकी बैटरी हो गई, चाहे मैक्सिमम चिपसेट हो गए, भाई वो मैक्सिमम चाइना से आता है। और चाइना ने जो रेयर अर्थ मैग्नेट एंड मेटल्स दोनों के दोनों पर असल में रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो इन सबको वो एज अ कंप्लीट यूनिट ही एक्सपोर्ट करेगा। तो ईवी के मामले में आप मेक इन इंडिया जैसी चीज तो बिल्कुल भूल जाओ। यहाँ पर मैक्सिमम चीज चाइना से आती हैं और असेंबल होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस ऑप्शन में जानना चाहते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए आप इसको ले सकते हो। मान लीजिए 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ भी चार्जिंग है, यहाँ भी चार्जिंग है, या मान लीजिए इसमें आपका करीबन 800 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, आपके पास टाइम है, किसी भी तरह की इमरजेंसी नहीं है, आप इसको 2-3 पार्ट में आराम से ब्रेक कर सकते हो और कुछ फिक्स रूट में आपको चलना है, तो आप ईवी को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। सिटी ड्राइव के केस में भी आप ईवी को कंसीडर कर सकते हो, बट अगेन ये बहुत महंगी होती है। जो बैटरी अभी आपको मिली है, अगर 8 साल के बाद वो आपको दोबारा ना मिले तो कम से कम आप लोग हैरान मत होना। अगला ऑप्शन है बेसिकली हाइड्रोजन कार। जैसे हमने पहले बताया, ये टोयोटा की मिराई है, ये हुंडई की नेक्सो है। अभी इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में कभी आ सकती हैं, बहुत ज्यादा महंगी हैं। जब तक बहुत ज्यादा बल्क में ये कार्स नहीं बनेंगी, ये टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं हो सकती। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में कुछ रिस्क होते हैं, उसको सेफ बनाने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। और आपको मालूम है कि बल्क का मतलब सस्ता होता है, तो अभी दिल्ली बहुत दूर है। ऑप्शन 9 सोलर कार। एक पुणे बेस्ड वेव कंपनी है जिसकी ये ईवा एक 2 सीटर कार है जिसमें 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड बैठ सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल लोकल में चलना है, मुंबई, महाराष्ट्र में या नियर बाई स्टेट में, या डिपेंड करता है कि इनका जो सर्विस नेटवर्क है कितनी जगह पर अवेलेबल है, उस हिसाब से आप इन डिफरेंट ऑप्शन में जा सकते हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो कुछ और कार मैन्युफैक्चर भी इन ऑप्शंस में असल में जा सकते हैं अगर एक्सटेंसिवली उस पर काम करेंगे। ऑप्शन 10 जो कि एलपीजी कार्स है, ये कोई नया ऑप्शन नहीं है, बट ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके सिर्फ आप 2 इश्यूज बोल सकते हो, एक तो इसकी अवेलेबिलिटी और दूसरा ये सीएनजी से कुछ ज्यादा पॉल्यूशन करती है। अदरवाइज एलपीजी की परफॉर्मेंस होती है वो बहुत शानदार होती है, बिल्कुल पेट्रोल की तरह, इनफैक्ट हो सकता है उससे भी बेटर हो। और इसमें आपको इथेनॉल का भी डर नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कौन कौन सी कार्स हैं एलपीजी की जो आप लोगों ने यूज की हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी ऑप्शन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिली होगी। मैंने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें मैं इंक्लूड कर सकूं ताकि आज की डेट में जो माहौल बना हुआ है उसमें हम कुछ ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सके। E27 का फ्रेमवर्क अभी आना बाकी है, इस महीने या अगले महीने तक काफी क्लैरिटी हो जाएगी। मैं समझता हूं अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं और वो फ्रेमवर्क क्लियर होने के बाद आप गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर उससे पहले लेना चाहते हैं और दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, मान लीजिए सीएनजी कार लेनी है, डीजल कार लेनी है या इस तरह की किसी ऑप्शन में जाना है, या आप रिस्क लेने के तैयार हैं, तो ठीक है, वो आपका डिसीजन है, आप गाड़ी बिल्कुल ले सकते हैं। फिर भी
थोड़ा सोच समझ के गाड़ी लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अभी देख रहे थे मैशर्स ऑटो की टेक सीरीज, जहां आज हम इथेनॉल के पूरी इंडस्ट्री पर और हमारे ऊपर होने वाले इम्पैक्ट को एनालाइज कर रहे थे। जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह का कुछ और नया कंटेंट लाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बाय।